केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का किया उद्घाटन। गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप काबुल से भारत पहुंचा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज 78 भारतीय अफगानिस्तान से भारत पहुंचे। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में मरवाही विधायक के पुत्र सहित 3 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का उद्घाटन किया। एनएमपी में केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की 4 वर्ष की योजना है। एनएमपी में अगले 4 वर्ष 2022 से 2025 तक केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। यह वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की प्रस्तावित 43 लाख करोड़ रुपए की राशि बुनियादी ढांचा कार्य योजना का 14% होगी। एनएमपी में 12 से अधिक मंत्रालय और 20 से अधिक परिसंपदा श्रेणी शामिल हैं। इनमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल, गोदाम, गैस और पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, आवास तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्र हैं। इसके अलावा यह निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होगा। एनएमपी सरकार की संपदा मुद्रीकरण के लिए मध्यम अवधि की योजना के तौर पर काम करेगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एनएमपी सरकार की उन परिसंपदाओं के बारे में है जहां पहले ही निवेश किया जा चुका है और जहां उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. So first of all, for those who have this question in your mind, which means are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित करने, तेज आर्थिक विकास और ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजना के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये परिसंपत्तियां सरकार के ही नियंत्रण में रहेंगी और इन्हें वापस लिया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान के काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों को ग्रहण किया। ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विशेष विमान के जरिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भारत पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता आरपी सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना, एयर इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय की सराहना की है। डॉक्टर जयशंकर ने आज एक ट्वीट में कहा कि काबुल से 78 भारतीय तजाकिस्तान के दुशांबे होते हुए भारत पहुंचे।
देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 63,85,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं कल 39,486 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। इस महामारी से देश में अब तक 3 करोड़ 17 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25,467 नए मरीजों में संक्रमण की पहचान हुई है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या लगभग 3,19,000 रह गई है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे कम है। दैनिक सकारात्मकता दर 1.55% है। देश में करीब 51 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39 नए मरीजों की पहचान हुई है। अब तक 10,04,183 मरीजों में से 9,89,920 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 709 मरीज होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.14% है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 39 लाख लोगों ने कोविड के टीके लगवाए हैं। इनमें से 30,55,000 लोग दोनों टीके लगवा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 9 लाख लोग कोविड का पहला टीका लगवा चुके हैं। सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। इनमें एक 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी भी शामिल है। यह मुठभेड़ बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव के पास हुई। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बल के जवानों को गोमपाड़ और कन्हैयागुड़ा के जंगल में रवाना किया गया था। मिलकर सर्चिंग अभियान चला रहे थे। इसी अभियान के दौरान इन पे नक्सलियों द्वारा फायरिंग हुई। उसी फायरिंग के जवाब में हमारे जवानों ने भी उसका जी तोड़ जवाब दिया। उसके दौरान इलाके की सर्चिंग पे हमको 2 नक्सलियों का पुरुष नक्सलियों का बरामद हुआ है। इनकी पहचान स्थापित हुई है। एक उसमें कवासी हुआ जो कोंटा का जो एलओएस कमांडर है और जो एसीएम रैंक का होता है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम भी घोषित है। इस पे 9 अपराध हैं और 5 केसेस में स्थायी वारंट भी जारी है। गौरतलब है कि मारे गए माओवादियों के खिलाफ सुकमा जिले के अलग अलग थानों में अपराध दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद 2 माओवादी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग जिले के कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नवीन महाविद्यालय के खुलने से कुम्हारी सहित आसपास के इलाके के युवाओं को अब उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दुर्ग, भिलाई, अहिवारा और रायपुर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य के अध्ययन अध्यापन की सुविधा रहेगी। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में 90 सीटों पर छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के समीप बहने वाली खारून नदी के महादेव घाट पर पहली बार नौकायन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने महादेव घाट पहुंचकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागी शामिल हुए। कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में मरवाही विधायक के ध्रुव के पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में हुआ। कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगन ने बताया कि मरवाही विधायक के ध्रुव के पुत्र प्रवीण ध्रुव विद्युत वितरण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर पौड़ी में पदस्थ थे। वे सोमवार की देर रात अपनी कार से जूनियर इंजीनियर कुशाल कुमार और ठेका श्रमिक शंकर के साथ विद्युत सुधार कार्य कर वापस कार्यालय लौट रहे थे। इसी दौरान कटघोरा के बरपाली मोड़ के पास उनकी कार सामने से आ रही बस से टकरा गई। दोनों वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से मृतकों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक के ध्रुव के पुत्र सहित 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है।
प्रदेश में रहने वाले सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल के जवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। उन्होंने माओवादी क्षेत्रों में कार्यरत अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा सेवानिवृत्त जवानों की समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया। बाद में दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने बताया कि अर्धसैनिक बल के जवानों की अनेक समस्याएं हैं। उन्होंने राज्यपाल से उनके निराकरण के साथ ही प्रदेश में जिला स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों की तरह अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की है। कहा कि राज्य सरकार कम से कम सेना की तर्ज पर, जो सेना के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड है, तो इस तरह हमारे लिए भी अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि हमारी विधवाएं, वीरांगनाएं, रिटायर्ड परिवार के पेंशन, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास और जितने भी जो कल्याण संबंधी मुद्दे हैं उसके माध्यम से निपटाए जाएं। दूसरा, हमने कहा कि मैम आए दिन जवान शहीद हो रहे, हम चाहेंगे कि राज्य सरकार शहीद सम्मान राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ करे कम से कम, क्योंकि ये एक जवान जो देश के लिए शहीद होता है तो ये उसके परिवार के भरपोषण के लिए आज के युग में बहुत मुश्किल है। पूर्व सेनानियों ने माओवादी हमले में शहीद परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने और जवानों को एक्समैन का दर्जा देने के लिए भी कहा है। देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक कालखंड को जीवंत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में आजादी के असंख्य संघर्ष और बलिदान की गाथा सुनाए बिना अमृत महोत्सव की कल्पना नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में भी कितने ही पुण्य तीर्थ और कितने ही पवित्र केंद्र आजादी के रंगों से सराबोर हैं। स्वतंत्रता संग्राम की बात छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्त शहीद वीर नारायण सिंह की अमर कहानी के बिना अधूरी होगी। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। इतिहासकारों के मुताबिक वीर नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार थे। महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म वर्ष 1795 में सोनाखान के जमींदार परिवार रामसाय के घर में हुआ था। वे बिंजवार आदिवासी समूह से थे। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें वीर की उपाधि दी थी। वर्ष 1856 के भयानक अकाल के दौरान उन्होंने गरीबों को भूख से बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। अंग्रेजों के गोदाम से अनाज लूटकर उन्होंने गरीबों को बंटवा दिया। उनके इस कदम को लेकर ब्रिटिश सरकार काफी नाराजगी जताई। 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी पर लटका दिया गया। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। सोनाखान में उनके परिवार के 7वीं पीढ़ी के लोग आज भी उनसे जुड़े किस्से काफी गर्व के साथ सुनाते हैं। इकट्ठा करके अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेजों ने सोनाखान में जब आए, दिसंबर का महीना था, और ये सोनाखान गांव में आग लगा दिए। यहाँ का पूरा चल अचल संपत्ति सब इन्होंने जब्त कर लिया। 2 दिसंबर को वीर नारायण सिंह जी कुर्रूपाट से नीचे उतर करके अपना आत्मसमर्पण किया। इनको ले जा करके रायपुर में इनके ऊपर देशद्रोह का अभियोग चलाया गया और 10 दिसंबर को इनको फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दे दी गई। शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 130वीं बरसी पर 1987 में भारत सरकार ने स्टैंप भी जारी किया। वहीं रायपुर में बना देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर है। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। जानिए आज की कड़ी में वीर स्वतंत्रता सेनानी शिवराम हरि राजगुरु के बारे में। आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में
राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।